नमस्कार। आज हम एक अहम आनुवंशिक स्थिति पर बात करने वाले हैं, एमरी ड्रेफस मस्कुलर डिस्ट्रोफी, या जिसे हम संक्षेप में ईडीएमडी कह सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें बताती है कि ईडीएमडी क्या है, लोगों पर इसका क्या असर होता है, खासकर भारत में इसके प्रबंधन की क्या स्थिति है और दुनिया भर में इस पर क्या शोध चल रहा है। हमारा मकसद है इस दुर्लभ बीमारी को थोड़ा और गहराई से समझना, मतलब इसकी खास पहचान क्या है, इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं और हाँ, कौन सी नई खोजें हैं जो शायद कोई उम्मीद जगा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पर चर्चा। बिल्कुल। ईडीएमडी, जैसा आपने कहा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का एक दुर्लभ प्रकार है। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफीज जो हैं वो बीमारियों का एक समूह है जिनमें मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। ईडीएमडी खास तौर पर उन मांसपेशियों को प्रभावित करती हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, मतलब वॉलंटरी मसल्स, हाथ, पैर, कंधे वगैरह। और ये जेनेटिक है, मतलब माता पिता से बच्चों में पास हो सकती है। अच्छा, तो फिर इस ईएमडी को पहचानते कैसे हैं? मतलब इसके कुछ ऐसे खास लक्षण हैं जो इसे शायद दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अलग करते हों? हाँ, बिल्कुल। इसमें 3 खास चीजें हैं जो इसे आप कह सकते हैं डिफाइन करती हैं और अक्सर साथ में दिखती हैं। पहली चीज है कॉन्ट्रैक्चर्स, मतलब जोड़ों का सख्त हो जाना। जोड़ों का सख्त होना? हाँ, जैसे कोहनी, गर्दन और खास तौर पर एड़ी के जोड़, हाँ। उनमें अकड़न आ जाती है। उन्हें पूरी तरह सीधा करना या मोड़ना मुश्किल हो जाता है और ये अक्सर बीमारी के शुरुआती लक्षणों में से एक होता है। दूसरा लक्षण है मांसपेशियों की कमजोरी। ये कमजोरी आमतौर पर पहले ऊपरी बाहों में, मतलब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, और निचले पैरों की मांसपेशियों, मतलब पिंडलियों में दिखना शुरू होती है। अच्छा। और फिर धीरे धीरे ये कंधों और कूल्हों की मांसपेशियों तक भी फैल सकती है। और तीसरी चीज जो काफी जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है हृदय संबंधी समस्याएं हैं। हृदय संबंधी? हाँ, इसमें दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, जैसे अरिथमिया कहते हैं, या फिर कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है, मतलब दिल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना, वो ठीक से पास नहीं हो पाते। इससे दिल की पंप करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और इन समस्याओं के लिए मेडिकल अटेंशन बहुत जरूरी है। तो ये तीनों चीजें, जोड़ों की अकड़न, मांसपेशियों के खास पैटर्न में कमजोरी और दिल की समस्याएं, ये मिलकर ईडीएमडी की पहचान है। और जैसा कि जानकारी में भी था, ये अक्सर बचपन या टीनेज में शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ती है। ये जो धीमी रफ्तार वाली बात है, ये मुझे काफी महत्वपूर्ण लग रही है। इसका मतलब शायद ये हुआ कि शुरुआत में लक्षण बहुत हल्के होते होंगे, पहचानना मुश्किल होता होगा। हाँ, बिल्कुल। ये धीमी प्रगति इसकी एक खासियत है। लक्षण धीरे धीरे उभरते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि मरीज और परिवार को इसके साथ एडजस्ट होने का वक्त मिलता है। लेकिन हाँ, इसका ये भी मतलब है कि शुरुआती निदान में कभी कभी देरी हो सकती है। क्योंकि शुरू में लक्षण इतने हल्के हो सकते हैं कि उन पे ध्यान ही ना जाए या उन्हें किसी और वजह से मान लिया जाए। समझ सकती हूँ। जाहिर है ये लक्षण व्यक्ति के जीवन पर काफी गहरा असर डालते होंगे। अब अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ इस स्थिति से निपटने के लिए क्या सिस्टम है? जानकारी बताती है कि भारत में ईएमडी दुर्लभ तो है, लेकिन अब जागरूकता और निदान के तरीके वो बेहतर हो रहे हैं। तो वहाँ पता कैसे लगाया जाता है? देखिए, भारत में निदान के लिए अब कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। सबसे ज़रूरी है जेनेटिक टेस्टिंग। खून का सैंपल लेकर उन खास जीन्स में म्यूटेशन यानी गड़बड़ी की जांच की जाती है जो ईएमडी से जुड़े हैं, खासकर एलएमएनए और ईएमडी जीन। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि ये टेस्टिंग अब दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में उपलब्ध है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि सटीक जेनेटिक डायग्नोसिस से आगे के मैनेजमेंट प्लान में बहुत मदद मिलती है। और जेनेटिक टेस्टिंग के अलावा? हाँ, उसके अलावा कुछ और टेस्ट भी मदद करते हैं, जैसे सीके टेस्ट यानी क्रिएटिन किनेज टेस्ट। ये खून में एक एंजाइम का लेवल मापता है। जब मांसपेशियों को नुकसान होता है तो इसका लेवल बढ़ जाता है। ओके। फिर ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट है, जो मांसपेशियों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखता है। और नर्व कंडक्शन स्टडीज, जिनसे पता चलता है कि नसें सिग्नल कितनी अच्छी तरह भेज रही हैं। तो इन सब टेस्ट से डॉक्टर को पूरी पिक्चर क्लियर होती है। ठीक है। और फिर इलाज की बात आती है। जानकारी में साफ लिखा है कि अभी इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। तो फिर जोर किस बात पर रहता है? क्या सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करने पर? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल मुख्य लक्ष्य लक्षणों का प्रबंधन करना और जीवन की गुणवत्ता को जितना हो सके उतना बेहतर बनाए रखना है। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे नियमित फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये बहुत बहुत जरूरी हैं। किस लिए?
ये जोड़ों को सख्त होने से यानी कॉन्ट्रैक्चर्स बनने से रोकने या कम करने में मदद करती हैं और मांसपेशियों की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट बनाए रखने में भी मदद करती हैं। फिर जैसा मैंने कहा, हृदय संबंधी जोखिम होते हैं तो नियमित रूप से कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के डॉक्टर से जांच करवाना बेहद अहम है। इसमें ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम यानी दिल का अल्ट्रासाउंड, ये सब शामिल हैं। और अगर जरूरत पड़ती है, अगर दिल की धड़कन या कंडक्शन में कोई गंभीर समस्या दिखती है तो पेसमेकर लगाने की जरूरत भी पड़ सकती है। पेसमेकर दिल की धड़कन को रेगुलर रखता है और यह सुविधा भारत में उपलब्ध है। अच्छा। इसके साथ ही ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह पर ब्रेसेस या स्प्लिंट्स जैसे सहायक उपकरण भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये कमजोर मांसपेशियों और जोड़ों को सहारा देते हैं। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है जो बहुत मददगार साबित होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो क्या है? इसमें थेरेपिस्ट व्यक्ति को रोजमर्रा के काम जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना, लिखना, इन कामों को करने के आसान या वैकल्पिक तरीके सिखाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट रह सकें। और हाँ, एक और अहम चीज है जेनेटिक काउंसलिंग। इससे परिवार को ये समझने में मदद मिलती है कि ये बीमारी अगली पीढ़ी में कैसे जा सकती है और आगे फैमिली प्लानिंग के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए। ये तो हुई सारी मेडिकल देखभाल की बातें, लेकिन ऐसी स्थिति में मेरा अंदाजा है भावनात्मक और सामाजिक सहारे की भी बहुत जरूरत पड़ती होगी। जानकारी में कुछ संगठनों का जिक्र था जो भारत में मदद कर रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी IAMD, मस्कुलर डिस्ट्रोफी फाउंडेशन इंडिया MDFI और बेंगलुरु में डिस्ट्रोफी एनिहिलेशन रिसर्च ट्रस्ट DOT। ये संगठन किस तरह की भूमिका निभाते हैं? हाँ, ये संगठन जमीनी स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। वो मरीजों और उनके परिवारों के लिए आप कह सकते हैं एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। वो फिजियोथेरेपी कैंप आयोजित कर सकते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम करते हैं और कभी-कभी इलाज या रिसर्च के लिए फंड जुटाने में भी मदद करते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक कम्युनिटी, एक समुदाय बनाते हैं जहां लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जब आप एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत देता है। बिल्कुल, ये बात तो बहुत अहम है। सरकारी मदद का भी जिक्र था जानकारी में, जैसे विकलांगता पहचान पत्र यानी UDI कार्ड, विकलांगता पेंशन, ट्रेन और बस के सफर में रियायत और सहायक उपकरण खरीदने के लिए ADIP जैसी सरकारी योजनाएं। इनसे भी निश्चित रूप से कुछ राहत तो मिलती ही होगी। जी हाँ, ये सरकारी लाभ महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि सरकार विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पहचान रही है और कुछ हद तक मदद करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन लाभों तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं होता। प्रक्रियाओं में वक्त लग सकता है, लेकिन इनकी मौजूदगी अपने आप में एक सकारात्मक